नमस्कार। आज मज़दूर दिवस है और दुनिया भर में लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी समझ से ये दिन मना रहे हैं। विकिपीडिया पर आप पढ़ ही लेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, क्यों हुई वगैरह, तो मैं उस तरीके की चर्चा नहीं करूँगा। और मज़दूर संघर्ष के इतिहास पर भी आज काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। तमाम अखबारों में, सोशल मीडिया पर आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना ही चाहिए। पढ़ने से हर तरह के विचारों से आपका सामना होता है और जो बौद्धिक शिथिलता आप में आ जाती है समय के साथ, आप उसको चुनौती दे पाते हैं। तो मैं किस तरीके की बात करूं? मैं इस तरीके की बात करूंगा कि जो हम आम ज़बान में कर सकें, समझ सकें। और जहां तक मेरी समझ है, मैं मानता हूं कि दुनिया का सबसे पुराना पेशा मजदूरी ही है, क्योंकि दुनिया हमेशा चंद पूंजीपतियों की जागीर रही है और इन मुट्ठी भर लोगों ने जिन लाखों करोड़ों लोगों की मेहनत से अपने महल, अपने व्यापार, अपने कारखाने खड़े किए हैं, वे तमाम लोग मजदूर हैं। हर वो व्यक्ति मजदूर है जिसे अपने श्रम के बराबर वेतन और सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अब वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी पद पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और हर वो व्यक्ति शोषण का शिकार है जिसे मजबूरन अपने श्रम का सौदा सस्ते में करना पड़ता है, जो कि हम आए दिन देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। हम इतना इसको नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि हमें इसकी आदत पड़ गई है। और इस कदर आदत पड़ गई है कि जो हमारे शहरों के पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये बात नहीं समझते कि दरअसल वो भी मज़दूर ही हैं। चाहे वो टाई पहनकर अंग्रेज़ी में बात कर रहे हों या ईएमआई पे ली हुई गाड़ी में बैठकर इतरा रहे हों, लेकिन कोई है जो उनके श्रम को लीच की तरह चूस रहा है और उनको क्रेडिट कार्ड, वीकेंड और बर्गर में उलझा कर रखे हुए हैं। तो उनको ये बात शायद अब धीरे धीरे समझ आ जाए या आने लग गई हो, जब कोरोना के कारण दुनिया भर में लॉकडाउन है और उसका बहाना लेकर वेतन काटा जा रहा है, नौकरियों से लोगों को निकाला जा रहा है या फिर उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। जैसे अभी नसीहत दी गई कि 8 की जगह 12 घंटे काम करना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। और शायद मैं समझता हूँ कि जो शहर के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको ये समझ आ रहा हो कि एक ईमेल लिखकर किस तरीके से उनकी जो सारी मैनेजरी है उसकी अकड़ निकाली जा सकती है। वे चाहे किसी भी तोप कॉलेज से पढ़े हों, कितने ही पॉश इलाके में 2 BHK लेकर रह रहे हों, लेकिन एक ईमेल आएगा और आपका जो पूरा अस्तित्व है उसके ऊपर एक संकट खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि जब ऐसा मुश्किल समय है और पूरी दुनिया में कारोबार ठप हो गया है, तो हमें भी अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अधिक परिश्रम करना ही होगा, त्याग भी करना पड़ेगा। लेकिन ये परिश्रम और त्याग सिर्फ कर्मचारियों के हिस्से में आए और लाला जी मौज में रहें, इस बात से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। मज़दूरों को 12 घंटे काम करने की नसीहत देने वाले सेठ लोग ये कब कहेंगे कि सरकार हमारा 12% टैक्स भी बढ़ा दे ताकि सरकारी खजाना खाली ना हो, ताकि उस पैसे से अस्पताल बन सकें, अच्छी स्कूलें बन सकें। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे और वो ऐसा उन्होंने किया भी नहीं और आगे भी कभी नहीं करेंगे। और यही जो पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट है, यहाँ से एक संघर्ष की शुरुआत होती है जिसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष कहा है। अमीर और गरीब के बीच का जो संघर्ष है, टकराव है वो। तो ये जो वर्ग संघर्ष है या मज़दूरों के जो आंदोलन है, तो हमारी आदत होती है कि हम इन्हें अक्सर ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। और चूंकि मीडिया पर अमीरों का कब्ज़ा रहा है तो नैरेटिव भी उन्हीं का रहता है। तो अक्सर आप देखेंगे कि तमाम जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं या टीवी पर देख रहे हैं या कहीं से सुन रहे हैं, तो उसमें जितने भी मज़दूर आंदोलनों की विफलताएं हैं उस पर ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन उनकी सफलताएं क्या हैं उन पर कोई बात
नहीं होती है। और इसका कारण ये है कि हम मज़दूरों को पूंजीपतियों के चश्मे से देखते हैं, तो हमें उन पर दया आती है। हम सोचते हैं कि हम उन पर थोड़ा रहम करें, हम सोचते हैं हम किसी तरह उनकी मदद करें, लेकिन बुनियादी तौर पर ये समझना कि वो भी एक एंटिटी है, वो भी एक इंसान है और बहुत ही मेहनती इंसान है और उसकी वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है, ये समझ हमारी कभी डेवलप नहीं होने दी जाती और हम भी प्रयास नहीं करते। तो आप देखेंगे जैसे अभी कोरोना के टाइम पे भी हो रहा है कि बहुत से लोग जो पूंजीपति हैं आगे आकर प्राइम मिनिस्टर फंड में जो है पैसा कमिट कर रहे हैं कि हम करोड़ों रुपया देंगे, हम ये देंगे, हम वो करेंगे। अक्सर ये खबरें हम सुनते हैं किसी पूंजीपति ने कोई किसी गांव को गोद ले लिया, किसी बस्ती को गोद ले लिया और वो कुछ कुछ कर रहा है। और हमारे यहाँ के भी जो सेठ लोग हैं उनके बारे में हमेशा से ही सुनते हैं कि किसी ने गौशाला बनवा दी, किसी ने धर्मशाला बनवा दी, कुएं खुदवा दिए, अनाज बांट दिया, कंबल बांट दिए, लड़कियों की शादियां करवा दी वगैरह। लेकिन ये जो सो कॉल्ड परोपकार है जो ये सेठ लोग कर रहे हैं, यही लोग जब अपने दफ्तरों में जाते हैं, अपने कारखानों में जाते हैं, अपनी दुकानों पर जाते हैं, तो वहाँ काम करने वाले लोगों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं देना चाहते, उन्हें छुट्टी नहीं देना चाहते, उनके पैसे काट लेते हैं। 12-13 घंटे काम करवाने का उनका पूरा प्लान चलता रहता है, कैसे इनको और ज़्यादा इनसे मेहनत करवाई जाए, इनसे और ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाए। और बाकी सुविधाएं तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं ये भी मज़दूरों को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी उन सेठों के उस परोपकार पे बहुत चर्चा होती है और मज़दूर का वो शोषण क्या करते हैं उस पर कोई बात नहीं होती। इस पर कहीं कोई बात नहीं होगी कि जो सेठ ये अनाउंस कर रहा है कि मैं प्रधानमंत्री राहत कोष में इतने करोड़ रुपए दूंगा, उसने एक्चुअली अपनी फैक्ट्री से कितने लोगों को निकाला है या कितने लोगों का वेतन काटा है। इस पर कभी कहीं किसी मीडिया में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मीडिया इन्हीं का ही है। घूम फिर के मीडिया इन्हीं की जेब में है, इन्हीं का कर्मचारी है। और इसमें आप देखिए जैसे एक सोच ये भी होती है कि आप मान लीजिए आप बॉम्बे के मरीन ड्राइव पर घूम रहे हैं, तो उसके आसपास की जो सड़कें हैं आप देखते हैं कि बड़े बड़े सेठों के नाम पर कुछ सड़कें वहाँ पर हैं। तो एक आम इंसान के मन में यही विचार आता है कि यार कितने महान बड़े लोग रहे होंगे कि दुनिया के सबसे महंगे इलाकों में से एक ये इलाका है और यहाँ पर इनके नाम की सड़क है। कोई ये नहीं सोचता कि ये सड़क किसी मजदूर ने बनाई है। तो नमक हराम फिल्म में राजेश खन्ना का डायलॉग है कि अक्ल से नक्शे बनते हैं, इमारतें नहीं बनती। लेकिन खैर हमें वो नाम बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि अरे वाह किसी सेठ जी के नाम पे सड़क है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये सड़क किसी ने बनाई भी होगी। क्योंकि मज़दूरों के नाम की कोई सड़क नहीं होती, इसलिए हम मानते हैं कि वो उनमें महानता कुछ नहीं होती, वो महान नहीं होते, लेकिन वो महान होते हैं। और इसका एक एग्ज़ाम्पल तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक फैक्ट ये है कि जो लोग कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हैं, जिनको ठीक ठाक वेतन मिल रहा है, सामाजिक सुरक्षा और बाकी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि 8 घंटे की शिफ्ट है या 5 डे वर्क है या कोई बीमा पॉलिसी है, पेड लीव है, मैटरनिटी लीव है या न्यूनतम आय जैसी जो भी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, उनको लगता है कि ये सुविधाएं ऐसे ही मिल गई। ये ऐसे ही नहीं मिली। इन सुविधाओं के लिए बहुत लंबी और बहुत मुश्किल लड़ाई मज़दूरों ने लड़ी है और सफलता प्राप्त की है। तब जाकर के ये सुविधाएं आपकी झोली में गिरी हैं। ये भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं से तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन ये समथिंग अचीव करने के लिए भी कितनी क्रांतियाँ हुई हैं, कितने ही मज़दूरों के परिवार हैं जो भूखे सोए होंगे, कितनों का खून बहा होगा, कितने लोग जेल गए होंगे, आप अंदाज़ नहीं लगा सकते। लेकिन जिस मीडिया पर सेठों का कब्ज़ा हो, वहाँ पर ऐसी बातें नहीं बताई जाती, वहाँ पर इस तरीके के डिस्कशंस नहीं होते और वहाँ पर सिर्फ ये दिखाया जाता है किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि जो मज़दूरों के आंदोलन हैं, जो वर्कर यूनियंस हैं,
उनमें बहुत भारी कमियां रही हैं, उन्होंने बहुत गलतियां की हैं और दरअसल अपने कारनामों की वजह से उन्होंने अर्थव्यवस्था ठप करने का काम किया है। इस तरीके का नैरेटिव एक पूरा बनाया जाता है। तो सिर्फ कमियों पर बात होती है, उनकी सफलताओं के ऊपर कोई आप सोच कर देखिए कि कहाँ से आपको 5 डे वीकेंड मिला। नहीं होता था। आप 80s की 90s की बात करें तो इंडिया में नहीं होता था 5 डे वीकेंड, लेकिन किसी ने ये लड़ाई लड़ी होगी तब जा कर के ये हुआ है। तो कमियों की बात होती, कमी किस में नहीं होती? कमी हर सिस्टम में होती है, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है। और ये कौन सा परफेक्ट सिस्टम है जिसमें एक महीने के लॉकडाउन से घबरा कर 50-50 साल से जो कंपनियां मुनाफा ठूंस रही थी वो अपने कर्मचारियों को एक झटके में निकाल रही हैं, उनका वेतन काट रही हैं, उनसे ज़्यादा काम ले रही हैं। तो अगर यूनियन के नेता गुंडागर्दी करते थे तो पूंजीपतियों की दादागिरी आप क्यों नहीं देख रहे कि प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद लोगों को निकाला जा रहा है? और ये सेठों की गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? इस पर मीडिया में कब बात होगी? और ये बात कभी नहीं होगी, इसीलिए फाइनली आप भी ये मानने लग जाते हैं कि हाँ भाई, निकालने के अलावा कुछ चारा नहीं था, बिजनेस ठप था, तो अब क्या करते? ऐसा होता नहीं है। और इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आर्थिक मंदी का रोना सबसे ज़्यादा रो रहे हैं, इन सबसे धनिक पूंजीपतियों की संपत्ति इस लॉकडाउन में $300 बिलियन से बढ़ी है। सिर्फ इस लॉकडाउन के दौरान जो सबसे अमीर लोग हैं दुनिया के, उनकी संपत्ति बढ़ रही है और बढ़ भी ऐसे ही नहीं रही है, $300 बिलियन तक बढ़ी है। यहाँ गरीब के पास रोटी नहीं है, मध्यम वर्ग के पास मकान का किराया नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, और सेठों की संपत्ति अरबों के हिसाब से बढ़ रही है। तो ये सिस्टम आपको परफेक्ट लगता है? क्या ये परफेक्ट सिस्टम है? तो जब ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है तो दूसरे सिस्टम में आप कमियां कैसे निकालते हैं? लेकिन खैर, मज़दूरों ने बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर के आपको ये जो तमाम चोंचलेबाजी आपको देखने को मिलती है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये मिली है। और वो इसलिए कि जो मज़दूर है वो सबसे जुझारू वर्ग है, और आप देखेंगे कितनी ही बार अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए महिलाएं, किसान, मजदूर सड़कों पर निकलते हैं, पुलिस की लाठी खाते हैं, जेल जाते हैं, अपना संघर्ष नहीं छोड़ते। आपने कितने आईटी इंजीनियरों को सड़क पर निकलते हुए देखा है अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए? आप कभी नहीं देखेंगे। दिस विल नेवर हैपन। और आप देखिए कि जिन लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो सदियों से अपना ये सपना नहीं टूटने दे रहे हैं कि एक दिन मजदूर को उसके श्रम के बराबर पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, स्वाभिमान मिलेगा। वो लड़ रहे हैं उसके लिए। और मध्यम वर्ग जो है वो ऐसा है कि नौकरी से अगर उसको निकाल दिया जाए तो वो चूं तक नहीं कर सकता। हाँ, वो मज़दूरों को जज ज़रूर करता है कि भाई ये लोग हड़ताल क्यों कर देते हैं, ये रैलियों के नाम पर ट्रैफिक जैम क्यों कर देते हैं वगैरह। और एक होड़ लगी होती है मध्यम वर्ग में ये साबित करने की कि मज़दूर निकम्मा कामचोर होता है और हम बहुत ही मेहनती हैं। खैर, हकीकतें सबको मालूम हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि यूँ तो मज़दूर पर हमेशा ही संकट रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण और कुछ ये जो नव उदारवादी नीतियाँ हैं इनके कारण, पूंजीपतियों नेताओं की जो साठगांठ है, इसके कारण अब ये संकट और भीषण हो गया है। बात भूखमरी तक आ गई है। तो इनका क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि सवाल करोड़ों लोगों का है और समस्या भी बहुत जटिल है। लेकिन ये मेरा प्रयास ज़रूर रहता है कि इस लॉकडाउन के बाद हम ये ना सोचें कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हम ये ना सोचें कि सब कुछ पहले जैसा हमें करना है, क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद हमें बदलना होगा, कुछ बदलाव हमें लाना होगा। इसका एक आपको मैं थोड़े दिन पहले एक लेख छपा था अमर्त्य सेन का इंडियन एक्सप्रेस में। तो वो कह रहे थे कि अंग्रेज़ों का जब राज था भारत पर तो अक्सर बहुत भीषण अकाल हुआ करते थे और उसमें हज़ारों लाखों लोगों की जानें जाती थी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से लेकर आज तक भारत में इस तरीके का, इस लेवल का कोई अकाल नहीं पड़ा कि जिसमें हज़ारों लोगों को मरना पड़ा हो।
तो ऐसा अचानक से भारत में क्या बदल गया होगा? बदला सिर्फ ये था कि हमारी जो व्यवस्था थी वो साम्राज्यवाद से निकल कर के और लोकशाही में हम तब्दील हो गए थे, और जनता का जो प्रेशर उसके लीडर्स पे रहा, उसकी वजह से नीतियां ऐसी बनी कि इस तरीके की नौबत कभी नहीं आई। तो अंततः जनता को अपने लीडर्स पर ये प्रेशर बनाना होता है, और ये एक ऐसी विधा है जो हम भूलते जा रहे हैं। हम अपनी आवाज़ खोते जा रहे हैं। हम अपनी अपनी जो फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके प्रवक्ता बनते जा रहे हैं। हम जनता बनने का जो हमारा एहसास है वो ख़त्म होता जा रहा है, ख़त्म हो ही गया है अलबत्ता। तो मैं नहीं जानता कि इस लॉकडाउन के बाद क्या होगा, लेकिन मेरा प्रयास ज़रूर ये रहता है कि सब कुछ वैसा ही नहीं हो जाए जैसा पहले था। कुछ बदलाव आना चाहिए, और वो इसलिए आना चाहिए क्योंकि हम भी कभी सोचें कि आज तक हमेशा ऐसा होता है कि एक एक फसल ख़राब होते ही किसान भूखमरी के कगार पर आ जाता है। एक डैम बनता है और हज़ारों लोगों का, उनके उनके घर, उनके गांव, उनके खेत पानी में डूब जाते हैं। महिलाओं को उम्र भर के लिए घरों के अंदर अनप्रोडक्टिव काम करने पड़ते हैं, उसके लिए उनको विवश किया जाता है, और उसके बदले में उनको कोई कोई वेतन नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती है, उनको कोरी इमोशनल बकवास मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों एक महीने के लॉकडाउन में ही जो अर्थव्यवस्थाएं 70-70, 80-80 साल से 100-100 साल से चल रही थी, वो एक महीने के लॉकडाउन में कैसे चरमरा गई। और हमको सोचना पड़ेगा कि क्यों जब हमारा वेतन कटता है तो हमारे पास चुपचाप उसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। ये सब बातें हमें सोचनी पड़ेगी। ये सब सोचेंगे तो कुछ बदलाव आने की उम्मीद है। शुक्रिया।